हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 8 की कहानी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। झोपड़ी के दरवाजे पर नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये एक छोटी सी हुट थी जिसे एक कोने से दूसरे कोने तक चलने में मुश्किल से 10 कदम लगते थे। इसलिए अगर अंदर कोई सो नहीं रहा होता तो नॉक की आवाज जरूर सुन लेता। ये सोचकर गटो हुट की बाहरी दीवार के साथ साथ पीछे की तरफ चला गया। सर्दियों का मौसम दिन ब दिन और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। पहाड़ों की तरफ से चलने वाली तेज ठंडी हवा ने उसे अपने कंधे सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुट के पीछे पेड़ों के बीच एक लंबी और पाटली सी खेती की जमीन थी। पहले ये बस एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे मुश्किल से गार्डन कहा जा सकता था, जहां लेओन अपनी जरूरत के लिए कुछ फासले उगाया करता था। लेकिन जब दो लोगों का पेट भरना जरूरी हो गया, तब उसने आसपास के कुछ पेड़ काट कर जमीन को और बड़ा कर दिया। जो पेड़ हट के बिल्कुल करीब थे, उन्हें काटना काफी मुश्किल था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसी वजह से ये खेत एक अजीब और टेढ़े मेढ़े शेप का बन गया था। लियोन, क्या तुम यहाँ हो? जब फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो गटो ने अपनी आवाज और तेज कर दी। कुछ ही पल बाद पेड़ों के पीछे से पट्टियों की खटबादाहट सुनाई दी और फिर धीरे से हल्के लाल डल रेड बालों वाला एक सिर बाहर दिखाई दिया। लियोन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम आ गए। तुम काफी बेफिक्र नाइट हो, है ना? क्या तुम्हारे आसपास के लोग इस बात से परेशान नहीं होते कि तुम इतनी बार इस गांव जैसे सुनसान जगह पर चले आते हो? गेटो ने शांत अंदाज में जवाब दिया, मैं ज्यादातर यहाँ ड्यूटी के दौरान ही आता हूँ। लियोन ने थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन लगता है तुम ड्यूटी के नाम पर काफी लंबा चक्कर लगा लेते हो। गेटो कंधे उचकते हुए बोला, कौन सा रास्ता लेना है ये मेरी पर्सनल चॉइस है, और वैसे भी एजे मेन एक मेलमैन बैंकर आया हूँ। लियो ऐसे देखने लगा जैसे वो गटो को डांटने वाला हो। शायद कुछ ऐसा कहने ही वाला था। एक नाइट को ऐसे छोटे मोटे काम आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन तभी गटो ने अपनी जेब से एक वैक्स सील लगा हुआ लेटर निकाला और यूज हल्का सा हिलाकर दिखाया। जैसे ही लियोन की नजर उस लेटर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। आखिर उसके पास वैसे भी बहुत कम लेटर्स आते थे, और वैक्स सील से बांध किया हुआ लेटर मिलना तो और भी ज्यादा रेयर बात थी। लियोन ने धीरे से लेटर लेते हुए कहा, इस तकलीफ के लिए शुक्रिया। लियोन ने लेटर लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गटो ने जिस हाथ में लेटर था उसे तुरंत अपनी पीठ के पीछे कर लिया, जिससे लियोन उस तक पहुंच ही नहीं सका। गटो की इस हरकत से लियोन ने भौहें सिकोड़ ली और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। गटो ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम आयरन फोर्ट्रेस के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? लियोन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने ये लेटर पढ़ लिया? उसकी शक भरी नजरों में हल्का सा इल्जाम भी था, जैसे उसे लगा हो कि गटो ने उसकी प्राइवेसी तोड़ दी हो। गटो ने तुरंत सिर हिलाकर मना किया, बिल्कुल नहीं, मैं इतना बदतमीज नहीं हूं कि किसी और का लेटर पढ़ूं। मुझे बस पूरी सिचुएशन का ज्यादा हिस्सा दरीश से पता चला है। लियोन ने हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, तो वो अजीबो गरीब नाइट अब भी मेजेस के साथ काफी घुल मिल कर रहता है, लगता है। गेटो ने हल्का सा सांस भरते हुए कहा, मजाक मत उड़ाओ, जरा उस अप्रेंटिस के बारे में भी सोचो जो डांट पड़ने का रिस्क उठाकर मुझसे सलाह लेने आया था। लियोन ने भौहें सिकोड़ ली और बिना कुछ कहे चुप हो गया। ये काफी रेयर बात थी कि कोई मागे खुद किसी नाइट से बात करने आए, चाहे वो आयरन फोर्ट्रेस का ही नाइट क्यों ना हो। ड्यूटी के अलावा राजधानी में मागेज और नाइट्स की रहने की जगह अलग अलग होती थी, इसलिए उनके बीच बात करने के मौके बहुत कम मिलते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डारियश का मास्टर वही था जो डाजा गिल्ड का गिल्ड मास्टर था, जहां वो आयरन फोर्ट्रेस ज्वाइन करने से पहले था। आमतौर पर कोई मेज गिल्ड ज्वाइन करने के बाद अपने पुराने मास्टर के प्रति इतनी वफादारी नहीं रखता था, लेकिन डारियश अलग था। एक वक्त था जब उसे बिल्कुल टैलेंटलेस माना जाता था, लेकिन लियोन से मिलने के बाद ही वो एक मेज बन सका। इसी वजह से आज भी उसके दिल में लियोन के लिए गहरी इज्जत और एडमिरेशन थी। इसीलिए वो लियोन की इस सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान था।
और शायद उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस मुश्किल की वजह वो खुद भी है। गेटो ने सीधा लियोन की आंखों में देखते हुए पूछा, लियोन, तुम आयरन फोर्ट्रेस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? लियोन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी उसके लिए वक्त सही नहीं है। गेटो ने पूछा, क्यों? मेरी नज़र में तो वो लड़का पहले ही एक बहुत ही शानदार मैग बन चुका है। लियोन ने धीरे से जवाब दिया, मैग के रूप में ज़ेक्स की एबिलिटीज बिल्कुल फ्लॉलेस हैं। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। शायद वो लवारता का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मैग बनने की क्षमता रखता है। लेकिन इतना कहकर लियोन रुक गया। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी, जैसे वो सही शब्दों की तलाश कर रहा हो। आखिर मैं उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमी आवाज में बोला, वो अभी भी एक बच्चा है। यह सुनकर गेटो ने भी एक लंबी सांस भरी। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपनी इमोशंस में आसानी से बह जाता है? या तुम्हें डर है कि जब वो पहली बार यहां आया था तब की तरह फिर से बिना सोचे समझे कोई इम्पल्सिव काम कर देगा? गेटो ने सिर हिलाकर कहा, तुम गलत हो लियोन। हां, उसका गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है और वो अपनी फीलिंग्स छुपाने में भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले उसने बहुत पेशेंस सीख लिया है। मैं चाहे जितना भी उसकी टांग खींचूं या गांव वाले उसकी जितनी भी बेइज्जती कर दें, वो गुस्से के बावजूद सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। हो सकता है लोगों के साथ रिश्ते बनाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है कि तुम इतनी ज्यादा चिंता करो? लियोन धीरे से बोला, ज़ेक्स एक सेल्डियन है। और इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। ज़ेक्स की पढ़ने लिखने की कमजोर स्किल के बारे में सिर्फ लियोन और निया ही जानते थे। ज़ेक्स के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म की बात थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी और को इसके बारे में पता चले। उसने ये बात दाजा के मैगिस को भी कभी नहीं बताई थी। मैजिक की पढ़ाई के साथ साथ ज़ेक्स अपनी रीडिंग और राइटिंग भी लगातार इंप्रूव कर रहा था। बचपन के मुकाबले अब वो छोटे और आसान सेंटेंसेस पढ़ लेता था, लेकिन अभी भी लंबी लाइंस या मुश्किल शब्दों को तुरंत पढ़ना उसके लिए आसान नहीं था। अब तक लियोन उसे मैजिक इस तरह सिखाता था कि वो खुद किताब पढ़कर सुना देता था, लेकिन अगर ज़ेक्स आयरन फोर्ट्रेस चला गया तो ये तरीका वहां काम नहीं करेगा। लियोन के दिल में एक और भी चिंता थी, लेकिन वो यूज शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर कहीं ना कहीं ज़ेक्स को अपने से दूर भेजने का एक अजीब सा डर था। यूज लग रहा था कि अगर उसने ज़ेक्स को जाने दिया तो शायद कुछ ऐसा हो जाए जो कभी वापस ठीक ना हो सके। गेटो ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सेल्डियन होना एक ऐसी सच्चाई है जिससे वो कभी बच नहीं सकता। चाहे वो कहीं भी चला जाए, ये सच उसके साथ हमेशा रहेगा। मैंने सुना है कि दाजा में भी कुछ मेगिस ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, और सच कहूं, एक इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट वाला सेल्डियन देखकर लोगों का जलन महसूस करना समझ में आता है। फिर गेटो ने सीधा सवाल किया, लेकिन अब तक क्या इस वजह से कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हुई है? नहीं। लियोन ने दांतों तले होंठों को दबाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। दाजा के मैगिस के करंट मास्टर, जो कभी लियोन के सीनियर अप्रेंटिस रह चुके थे, जब से उन्हें पता चला था कि ज़ेक्स गिल्ड ज्वाइन कर चुका है, तब से वो उसके काम और उसके रिश्तेों की हर छोटी बड़ी खबर लियोन तक पहुंचाते रहे। उनके मुताबिक ज़ेक्स को इतना ज्यादा परेशान और हैरास किया गया था कि अगर ये वही पुराना ज़ेक्स होता तो शायद गुस्से में पूरा शहर ही तबाह कर देता। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एक दयालु सीनियर मेज की मदद से उसके साथ होने वाली हरासमेंट काफी हद तक कम हो चुकी थी। गेटो ने फिर गंभीर होकर कहा, मुझे ज़ेक्स से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। मैंने अफवाह सुनी है कि आयरन फोर्ट्रेस ने
उस लड़के पर नजर रखने के लिए अपने स्पाइस भेजे हैं। मुझे बस ये उम्मीद है कि वो तुम्हारे एक्शंस को बगावत या रेबेलियन ना समझ बैठे। अपने दोस्त की बात सुनकर लियोन ने चुपचाप एक गहरी सांस निगल ली। लियोन के लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि कभी आयरन फोर्ट्रेस जैसे शक्तिशाली लोग उस पर भी नजर रख सकते हैं। गिल्ड ने तो उसके बाद खास इंपॉर्टेंस भी नहीं दी थी। उसने ये जरूर सुना था कि गिल्ड के मेजेस भी आयरन फोर्ट्रेस से डील करते वक्त बहुत संभाल कर रहते हैं, और उस जैसे इंसान के लिए जिसके पास ना कोई बड़ा दर्जा था और ना ही कोई ताकत, अगर उस पर बगावत का शक हो जाता तो उस आसानी से खत्म किया जा सकता था। गैटो ने हल्का सा मजाक करते हुए पूछा, और वो लड़का क्या चाहता है? क्या उसने फैसला कर लिया है कि अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताएगा? आखिरी लाइन मजाक में कही गई थी, इसलिए लियोन ने आदत से मजबूर होकर तुरंत जवाब दिया, हाँ, गांव में रहने के लिए माफी चाहता हूं। लेकिन उसके शब्दों में ध्यान बिल्कुल नहीं था। सच तो यह था कि लियोन ने कभी सीधे जैक्स से यह पूछा ही नहीं था कि वो असल में चाहता क्या है। फिर भी वो इतना जरूर समझता था कि उसके अप्रेंटिस के दिल में बहुत गहरी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई है। जैक्स के पास एक बड़ा सपना था। वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। उसके टैलेंट को देखते हुए ये एम्बिशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। बचपन में वो आयरन फोर्ट्रेस से डरा करता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर उस डर का कोई निशान नहीं बचा था। लियोन ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे गैटो की तीखी नजरों से बचना चाहता हो। फिर हार मानी हुई आवाज में बोला, हाँ, शायद सबसे सही यही होगा कि उसे वही करने दिया जाए जो वो खुद चाहता है। ये कहकर लियोन ने अपनी पसंदीदा मैजिक की किताब खोल ली, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ पन्नों पर फिसल रही थी। उनमें लिखे एक भी शब्द उसके दिमाग में नहीं उतर रहे थे, और उसकी उंगलियां, जो कुछ देर पहले तक किताब के पन्ने पलट रही थीं, अब बस बेचैनी से उन्हीं पानों के किनारों से खेल रही थी। आप क्या कर रहे हैं? अचानक कमरे में गूंजती हुई इस जोर की आवाज ने लियोन को उसकी बेकार सी पढ़ाई से झटके से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी मैजिक की किताब से नजर उठाई, जिसमें इतनी देर से देखने के बाद भी वो एक पन्ना तक ठीक से नहीं पढ़ पाया था। उसने देखा कि जैक्स, जो शायद अभी अभी बाहर से लौटकर आया था, जल्दी जल्दी फायरप्लेस पर रखा हुआ बर्तन उतार रहा था। तब जाकर लियोन को कमरे में फैली हुई अजीब सी जाली हुई बदबू का एहसास हुआ। यूं से याद आया कि जैक्स के देर से आने की उम्मीद में उसने कुछ कटी हुई सब्जियां और पानी एक बर्तन में डालकर आग पर चढ़ा दिया था। लेकिन ये काम उसने कितनी देर पहले किया था, ये उसे बिल्कुल याद नहीं था। पता ही नहीं चला कब सूरज पूरी तरह ढल गया। बर्तन का सारा पानी कब का सूख चुका था। सब्जियां टूटकर नीचे चिपक गई थी और पूरी तरह जल चुकी थी। कमरे में लैंप भी जल रहा था, जिसका मतलब था कि अंधेरा महसूस होते ही लियोन ने बिना सोचे समझे उस खुद ही जला दिया था। लियोन ने शर्मिंदगी से धीरे से कहा, ओह, माफ करना। जैक्स ने जाली हुई सब्जियां संभालते हुए गुस्से में कहा, कमाल है, इतनी कम उम्र में ही क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है? अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो आप कब का आग लगाकर खुद भी जल चुके होते। जैक्स की आवाज में गुस्सा था और उसकी बात में हमेशा की तरह हल्का सा ताना भी, लेकिन इस बार लियोन की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। ना कोई जवाब, ना कोई डांट, ना ही वो हमेशा वाली हल्की सी मुस्कान। ये देखकर जैक्स का गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल गया। वो घबराकर अपने मास्टर की तरफ मुड़ा। लियोन? जैसे ही उसने आवाज लगाई, गहरी सोच में डूबा हुआ लियोन अचानक होश में आया और धीरे से उसकी तरफ देखने लगा। लियोन ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, माफ करना, मैं बस कुछ सोच में डूबा हुआ था। ये पहली बार नहीं था। लियोन का स्वभाव ही कुछ ऐसा था
वो इतना ज्यादा पढ़ाई और रिसर्च में डूब जाता था कि आसपास की आवाज़ों तक का एहसास नहीं होता था। कई बार तो वो इतना खो जाता कि बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड सा लगने लगता। जब उसके पास अप्रेंटिसेस हुआ करते थे तब ऐसा कम होता था, लेकिन जब से जेक्स उसके पास आया था और उसकी बदनाम रेपुटेशन की वजह से दूसरे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लियोन के पास भेजना बंद कर दिया था, तब से लियोन के पास जेक्स के अलावा कोई और अप्रेंटिस नहीं बचा था। फिर भी लियोन ने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सारी जिम्मेदारियों से आजाद होकर वो अपनी ही सोच की दुनिया में और गहरा डूबता चला गया हो। लेकिन आम तौर पर जैसे ही जेक्स की मौजूदगी का एहसास होता, वो तुरंत अपनी सोच से बाहर आ जाता था। उसके बाद दोनों के बीच बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह ध्यान भटका हुआ और इतना बेपरवाह जवाब देना लियोन के लिए बहुत ही अनयूजुअल बात थी। ये देखकर जेक्स के दिल में चिंता की एक लहर दौड़ गई। कहीं लियोन बीमार तो नहीं? वैसे भी अगर लियोन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर भी अजीब बात ये थी कि वो कभी बीमार पड़ता ही नहीं था। उल्टा जेक्स ही था जो बच्चों की तरह कभी बुखार, कभी कोई इन्फेक्शियस डिजीज का शिकार हो जाता था। इसी वजह से आज उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने ध्यान से लियोन के चेहरे को देखा। आज उसका चेहरा वाकई कुछ फीका सा लग रहा था। जेक्स ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? लियोन ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम आज देर से घर लौट रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार खाना मैं बना देता हूँ। लेकिन लगता है मुझे वो काम नहीं करने चाहिए जिनकी मुझे आदत ही नहीं है। अब जेक्स को पूरी तरह समझ आ गया था कि जब वो बाहर काम पर होता था तब लियोन अकेले खाना खाते वक्त ढंग का कुछ भी नहीं खाता था। जेक्स ने बर्तन साफ किया और नया खाना बनाना शुरू कर दिया। काम करते करते उसने कहा, बिल्कुल, वैसे भी लियोन का बनाया हुआ खाना खाने लायक होता ही नहीं है। लियोन ने तुरंत टोकते हुए कहा, अरे जरा ध्यान से बोलो। जेक्स ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, शायद कुत्ते के खाने से थोड़ा सा बेहतर होगा। लियोन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इतनी बुरी तारीफ करना भी जरूरी है क्या? जेक्स ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा, अगर वो आदमी यहाँ नहीं आया होता तो मैं वक्त पर घर लौट आता। ये कहकर उसने उस इंसान को दोष दिया जो अब वहाँ मौजूद भी नहीं था। उसके पीछे से लियोन की एक हल्की सी सांस छोड़ने की आवाज आई। फिर उसने पूछा, तुम सच में गटो से इतनी नफरत करते हो, है ना? ये वही बात थी जो कुछ दिन पहले निया ने भी उससे कही थी। लेकिन इस बार भी जेक्स के पास उसका कोई सीधा जवाब नहीं था। वो जानता था कि सच कहे तो गतो रूलिंग क्लास का हिस्सा होते हुए भी काफी फ्रेंडली और अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ पुरानी वजहें और हालात ऐसे थे जिनकी वजह से जेक्स चाहकर भी उस पसंद नहीं कर पाता था। कुछ देर बाद लियोन ने धीरे से पुकारा, जेक्स जी, क्या हुआ? जेक्स ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसके बाद कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कोई और बात नहीं आई। ये देखकर जेक्स को अजीब सा लगा। उसने अपना काम रोक दिया और पलाट कर लियोन की तरफ देखा। लियोन खड़ा था और चुपचाप उसी को देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में, जो अंधेरे को भी अपने अंदर समा लेती थी, एक सवाल छुपा हुआ था। लेकिन कितनी भी देर इंतजार करने के बाद लियोन ने कुछ नहीं कहा। आखिर जेक्स ने ही पूछ लिया, क्या बात है? लियोन ने मुंह खोला, फिर बिना कुछ बोले उसे बंद कर दिया। ऐसा उसने 2-3 बार किया, जैसे शब्दों को ढूंढ रहा हो, और आखिर में बस इतना ही कह पाया, नहीं, कुछ नहीं। जेक्स को साफ महसूस हो रहा था कि बात कुछ नहीं वाली बिल्कुल नहीं थी। उसकी भावनाएं अपने आप सिकुड़ गई। लेकिन जब लियोन ने फिर से वही कहा, सच में कुछ नहीं, तो जेक्स ने मन मारकर और ज्यादा सवाल ना करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद लियोन चुपचाप टेबल साफ करने लगा, जैसे वो इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहता हो। और जेक्स भी बिना कुछ कहे दोबारा रात का खाना बनाने में लग गया। तो दोस्तों, ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 8 का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए चैप्टर्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले पार्ट में।